नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से होगा आरंभ। 2 दिवसीय विधानसभा सत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों को वर्चुअल माध्यम से कार्रवाई में हिस्सा लेने का दिया गया प्रशिक्षण। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से सियांग नदी के बढ़ते जलस्तर और भूस्खलन के मद्देनजर ईस्ट सियांग जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने का किया आग्रह। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल का किया शुभारंभ। पोर्टल में देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का विवरण रहेगा उपलब्ध। ई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद श्रमिकों को भारत सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीमों का फायदा लेने के लिए बार बार पंजीकरण की नहीं होगी जरूरत। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। 2 दिवसीय मानसून सत्र के दौरान विधानसभा की कार्रवाई कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए डिजिटल माध्यम से आयोजित होगी। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने पिछले 1 साल में विधानसभा की कार्रवाई को पेपरलेस बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विधानसभा में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों को वर्चुअल माध्यम से कार्रवाई में हिस्सा लेने का प्रशिक्षण दिया गया है। विधानसभा सत्र के पहले दिन कल दिव्यांगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। राज्य विधानसभा के सचिव विभिन्न विधायकों को राज्यपाल की मिली मंजूरी की जानकारी देंगे। इसके अलावा स्पीकर द्वारा चेयरमैन पैनल की घोषणा की जाएगी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट और साथ ही सीएजी की रिपोर्ट पेश किए जाने की आसार है। 2 दिवसीय सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट अमेंडमेंट बिल 2021 सदन में पेश कर सकते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से सियांग नदी के बढ़ते जलस्तर और भूस्खलन को देखते हुए ईस्ट सियांग जिला प्रशासन ने कल आदेश जारी कर सियांग नदी के किनारे बसे जारकू, पगलक, एसएस मिशन, बास्कोटा, जारकोंग और बेरुंग गांव के लोगों को सतर्क रहने के साथ ही सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। जिला प्रशासन ने लोगों से नदी में लकड़ी के लिए या अन्य किसी कारण से नहीं जाने की सख्त हिदायत दी है। सियांग नदी में बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव से ईस्ट सियांग जिले के बोरगुली, सेराम, कोंकुल, नामसिंग, गादुम और मेहर गांव में भूमि कटाव से नुकसान पहुंचा है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी गेंदेन सोमू ने लोगों से जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आईएमडी हम लोगों को ये वार्निंग भी दे चुका है, तो अलर्टेड किया हुआ है सब। इसे अलर्टेड देने की वजह से ही हम लोग ने ये एडवाइजरी भी जारी किया है। सियांग नदी अभी डेंजर लेवल आज में 12 बजे को क्रॉस किया है, 154 पहुँच चुका था। एंड देन 2 बजे का रिकॉर्डेड है आपका 154.26। लेकिन ये है, सबको हम लोग ने ये एडवाइजरी दिया हुआ है कि नियर बाई सियांग रिवर या फिर एनी स्ट्रीम्स के आसपास नहीं जाना है करके। और आपके माध्यम से हम फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेगा कॉमन पब्लिक्स को कि आप बिल्कुल ही फिशिंग्स या फिर स्विमिंग गलती से भी ना करें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ये बारिश हो रही है तो नदी और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। एक्सपेक्टेड कि आज में और थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। एज पर WRU डिपार्टमेंट मुझे भी यही खबर दिया गया है कि शायद और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो वी आर रेडी, वी आर अलर्टेड। मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से अपर सियांग और सियांग जिले में जनजीवन प्रभावित है। यिंगक्योंग मरियांग पासीघाट राजमार्ग पर जगह जगह भूस्खलन से यातायात पर बुरा असर पड़ा है। भारी बारिश और भूस्खलन से पासीघाट और पांगिन राजमार्ग पर भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सड़क के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ओजिंग तासिंग ने कहा है कि ईस्ट सियांग और सियांग जिले के बीच सड़क संपर्क में सुधार के लिए परियोजना एजेंसियों के साथ मिलकर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिले में पर्यटकों को ध्यान में रखकर उनके ठहरने और विभिन्न पर्यटक स्थलों पर आने जाने के लिए सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। रहने के लिए एक ही है, तो बाहर से जो टूरिस्ट आएंगे उसके लिए तो चीज़ नहीं होता है।
तिरप जिला उपायुक्त तारो मीजे ने खोंसा में राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ के रीजनल सेंटर का उद्घाटन किया। खोंसा में एसडीआरएफ के रीजनल सेंटर की स्थापना से तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले में आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी। जिला उपायुक्त ने कहा है कि एसडीआरएफ में राज्य पुलिस के जवानों को ही प्रशिक्षित कर डिप्यूटेशन पर नियुक्त किया गया है और वे स्थानीय परिस्थितियों से पूरी तरह से परिचित होने के कारण आपदा प्रबंधन में बेहतर योगदान दे रहे हैं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक कारदर रिबा, जिला पंचायत अध्यक्ष चाथोंग लोवांग, जिला पंचायत सदस्य टीएस लोवांग, डब्ल्यू पंखा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। यहाँ से किया जाएगा। इक्विपमेंट भी है, गाड़ी भी किया हुआ है और जो स्टाफ जो है लीडरशिप में उसमें जिस इंसर्ट्स एंड एसपी तरफ तो कहता है कि हम लोग काफ़ी आगे बढ़ेगा और समस्या इमीडिएट रिस्पॉन्स में या बढ़ेगा। रिक्रूटमेंट नहीं हुआ अब तक अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि ये एक अपना बड़ा मुश्किल है नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट, तो इसीलिए गवर्नमेंट का वो रहा है रीजनल सेंटर रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, पुलिस से ही उनको निकालकर ट्रेनिंग उनको यहाँ पे बनाया। थैंक यू सर, थैंक यू। तिरप जिले के खोंसा में असम राइफल्स द्वारा जिले के अधिकारियों और गांव बूढ़ा के साथ सुरक्षा समन्वय बैठक की गई। इस बैठक में तिरप जिले के 80 गांव के गांव बूढ़ाओं ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान उग्रवादी समूहों द्वारा जबरन धन वसूली, अपहरण, युवाओं की भर्ती और उनकी अन्य गैर कानूनी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर गांव बूढ़ाओं ने उग्रवादी समूहों द्वारा की जाने वाली वसूली का विरोध करने और उनके खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जाने वाले अभियान में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। असम राइफल्स के अधिकारियों ने बताया कि बल द्वारा नागरिक सेवा कार्यक्रम के तहत स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। सब साथ में बात करके हम लोग थोड़ा हिम्मत तो बढ़ गया है। राजा गंगबुरा और पंचायत मेंबर और गांव का यूथ वोमेन ये सबको पूरा मिल के हम लोग अपना अपना गांव में मीटिंग करके आज जैसा जो हम लोग जहाँ में जितना अच्छा बात सुनना है उसको जाकर गांव को बोलना है, मीटिंग करना है। 6 असम राइफल आने के बाद में बहुत तिरप जिले में बहुत शांतिपूर्ण हुआ है। पहले एक्सटोर्शन था, पब्लिक को तंग भंग करना था, अभी इंसर्जेंसी बहुत कम में आया है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने आज असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल में देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का विवरण उपलब्ध रहेगा। श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस मौके पर कहा है कि असंगठित श्रमिकों के पहचान का विवरण रखे जाने की बहुत ज़रूरत थी। उन्होंने कहा है कि यह पोर्टल राष्ट्र निर्माताओं के रूप में श्रम योगियों का राष्ट्रीय डेटाबेस होगा, जो कल्याणकारी योजनाओं को उनके दरवाजे तक पहुंचाने में मदद करेगा। श्री यादव ने कहा है कि सरकार की योजनाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने की दिशा में ई श्रम पोर्टल महत्वपूर्ण कदम है। ई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद श्रमिकों को भारत सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए बार बार पंजीकरण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ई श्रम कार्ड पर लिखा यूएएन देश के सभी राज्य में मान्य होगा। ई श्रम पोर्टल पंजीकरण के लिए श्रमिकों को अपनी तरफ से कोई पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। वे पोर्टल या ऐप से सीधा पंजीकरण कर सकते हैं या सीएससी की सहायता ले सकते हैं, जिन्हें भारत सरकार 20 रुपये प्रति पंजीकरण की दर से भुगतान करेगी। केंद्रीय श्रम सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा है कि ई श्रम पोर्टल श्रमिकों के कल्याण के दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अधिकृत आंकड़ा है, उसमें 1 करोड़ 10 लाख माइग्रेंट वर्कर पिछले वर्ष जिन्होंने एक जगह से दूसरी जगह गए। फिर उसके बाद अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट वर्ष 2008 में पारित किया गया, जिसका भी उद्देश्य यही था कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को इसका लाभ मिले, परंतु उसमें भी किसी कारणवश कार्रवाई नहीं हो पाई। अब ये आज का स्वर्ण दिवस आया है और आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, हमारी टेक्नोलॉजी आगे पहुंच गई है कि अब हम एक पोर्टल के ऊपर आज हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि भारतवर्ष के जितने भी मजदूर वर्ग है, असंगठित मजदूर वर्ग है, उनको सबको हम इस पोर्टल पे शामिल कर सकेंगे। जो आंकड़ा 38 करोड़ का जो अनुमानित आंकड़ा है वो जल्द से जल्द हम इस तक पहुंच सकेंगे।
देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 46,164 मामले दर्ज किए गए और 34,159 रोगी स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 3,33,725 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर बढ़कर 97.63% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार अब तक देश में 60 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 80,40,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अब तक 51 करोड़ 31 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई। इधर अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को कोविड संक्रमण के 116 नए मामले सामने आए और 81 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1,162 है और रिकवरी दर 97.29% है। बुधवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 3,565 सैंपल एकत्रित किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 48 मामले शामिल हैं, जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से ही 47 रोगी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 9,39,642 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं, जिससे 2,20,549 लोगों को कोविड की दोनों डोज लगाया जा चुका है। राज्य में 8,18,360 टीके उपलब्ध हैं। कोविड महामारी से देश भर में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे आपस में एक दूसरे से साथ खेलते हुए सीखते हैं। सरकार द्वारा कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिए जाने के बावजूद इससे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को ज़्यादा लाभ नहीं हुआ है और वे स्कूल खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चांगलांग जिले में स्कूल खुलने से पहले करीब 4,000 बच्चों को 700 से अधिक वॉलंटियर्स उन्हें ज़रूरी शिक्षा प्रदान कर रही है। चांगलांग जिले के जिला उपायुक्त देवांश यादव ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि कोविड से बच्चों को हुए पढ़ाई में नुकसान की भरपाई के लिए वॉलंटियर्स सराहनीय योगदान कर रहे हैं। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी सुबोध राय के बारे में। वे प्रसिद्ध चिट्टागोंग हत्यारों की लूट की टीम में सबसे युवा क्रांतिकारी थे। सुबोध राय को झुंकू राय के नाम से भी जाना जाता था। भारत के स्वाधीनता आंदोलन से प्रभावित क्रांतिकारी समाजवादी थे। पेश है ये रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे सुबोध राय की। वे प्रसिद्ध चिट्टागोंग हथियारों की लूट की टीम में सबसे युवा क्रांतिकारी थे। सुबोध राय को झुंकू रॉय के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 26 अगस्त 1915 को चिट्टागोंग में हुआ था। रॉय भारत के स्वाधीनता आंदोलन से प्रभावित क्रांतिकारी समाजवादी थे। रिवॉल्यूशनरी इंडियन सोशलिस्ट पार्टी के नेता सूर्य सेन ने 1930 में चिट्टागोंग में अंग्रेजों के हथियारों के मालखाने पर छापा मारने की योजना बनाई। योजना के तहत चिट्टागोंग में 2 मालखानों पर कब्जा करना शामिल था। क्रांति की ज्वाला को और तेज करने के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से चिट्टागोंग में इंपीरियल बैंक को लूटना और क्रांतिकारियों को जेल से छुड़ाना भी योजना का हिस्सा था। 18 अप्रैल को इस योजना पर अमल किया गया। क्रांतिकारियों के एक समूह ने यूरोपियन क्लब के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। क्रांतिकारी पुलिस के मालखाने के बाहर एकत्र हो गए, जहां सूर्य सेन ने सैन्य सलामी ली, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और अंतरिम रेवोल्यूशनरी सरकार की घोषणा की। क्रांतिकारी भोर होने से पहले ही चिट्टागोंग से निकल पड़े और चिट्टागोंग हिल रेंज की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें छिपने के लिए सुरक्षित ठिकाने की तलाश थी, लेकिन कुछ ही दिनों में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। मुकदमे के बाद रॉय को 1934 में पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल भेज दिया गया। 1940 में जेल से रिहा होने के बाद रॉय राजनीति में आ गए और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कमजोर और गरीब वर्ग की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के सभी हिस्सों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से महिलाओं को अब लकड़ी का चूल्हा जलाने और धुएं के बीच खाना पकाने की समस्या से निजात मिली है। ये योजना उनके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक साबित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का माध्यम बन रही है। बहनों के स्वास्थ्य, सुविधा
और सशक्तिकरण के इस संकल्प को उज्ज्वला योजना ने बहुत बड़ा बल दिया है। योजना के पहले चरण में 8 करोड़ गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों की बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया। ईटानगर स्थित 12th एनडीआरएफ द्वारा 21 अगस्त से 25 अगस्त तक एमची ओपन मेंस डबल के नाम से एक लॉन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य बचाव दल और नागरिकों की शारीरिक फिटनेस बनाए रखना था। टूर्नामेंट में बटालियन के अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों की तरफ से 5 टीमों ने भाग लिया। 25 अगस्त को टीम ए और टीम डी के बीच फाइनल मैच खेला गया। टीम ए ने फाइनल मैच सेट 6-4, 6-6, 7-4 से जीता। अपने संबोधन में एनडीआरएफ के कमांडेंट राजेश ठाकुर ने टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक संपन्न कराने और इस दौरान कोविड एसओपी का पालन कराने के लिए आयोजित समिति की सराहना की है। कोविड महामारी के कारण करीब 18 महीने से न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच बंद टॉय ट्रेन सेवा को बहाल कर दिया गया है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में बुधवार को इस ट्रेन सेवा को एनजेपी रेलवे स्टेशन से दोबारा शुरू किया गया। देश विदेश से दार्जिलिंग के मनोरम स्थलों का भ्रमण करने के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए दार्जिलिंग टॉय ट्रेन सेवा काफ़ी मायने रखती है। वे इस ट्रेन से न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच मनोरम स्थलों का लुत्फ उठाते हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।